Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 28 July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड मिश्रास टेन्योर एज ईडी डायरेक्टर टिल सितंबर 15. नाउ आप सभी को पता है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था क्या हुआ था. जो ईडी के डायरेक्टर हैं इनका टेन्योर कितने ईयर के लिए होता है? मेनली 2 ईयर्स के लिए होता है. ओके कितने ईयर के लिए होता है? 2 ईयर के होता है. लेकिन हम क्या सेंटर क्या करती, कभी कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो इन दैट कंडीशन इनका जो टेन्योर होता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है. अब यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट में हमारे ईडी हैं उनका जो टेन्योर है उसको 2 टाइम्स क्या किया गया है? एक्सटेंड किया गया है. इसी के चलते यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 11 जुलाई को ही यहाँ पर एक जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप जो ये ईडी है अपना जो ऑफिस है 31 जुलाई तक क्या कर दे, उसे वैकेट कर दे, मतलब वहां से हट जाए. ओके बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आता है. अब दूसरी तरफ यहाँ पे सेंटर क्या करती है, अर्ज करती है सुप्रीम कोर्ट से कि अभी क्या चल रहा है यहाँ पर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कुछ इवोल्यूशन चल रहे हैं जिसके लिए यहाँ पर ईडी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए हम ये अपील करते हैं आपसे कि अभी जो ईडी का टेन्योर है, प्रेजेंट में जो ईडी है उनका जो टेन्योर है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जाए. ओके तो इसी के चलते यहाँ पर 15 सितंबर तक क्या कर दिया गया है, उनका जो टेन्योर है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है. ओके अभी जो प्रेजेंट में ईडी है इनको 5 ईयर्स हो चुका है. आप जान सकते हैं मतलब 2 ईयर तो इनका टेन्योर था ही, उसके बाद इसको एक बार और एक्सटेंड किया गया, उसके बाद फिर से इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया. तो यहाँ पर ये जो लगातार इसको एक्सटेंशन मिल रहा था इसके चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ऑब्जेक्शन उठाया था. ओके तो अब देखिए अब ये ईडी फिर से न्यूज में है तो एक बार हम इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. ईडी क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होते हैं आपके. ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जो मेन काम क्या है, इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ 2 स्पेशल फिजिकल लॉज, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. यहाँ पर जो आपका फेमा और पमला एक्ट है इनके जो प्रोविजंस है उनको इन्फोर्स करने का काम किसका होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का होता है. ओके आपको इतना क्लियर हो, मतलब जितने भी आपके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आते हैं है ना, ब्लैक मनी को कैसे वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहती है, जितने भी आपके केसेस आते हैं या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर केस आता है तो उनकी प्रोविजंस को क्या करना होता है, इन्फोर्स कराना होता है. तो ये किसका काम होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम होता है. अगर हम इसकी बात करते हैं, कंपोजिशन की बात करते हैं तो इनका कोई भी पर्सनल रिक्रूटमेंट नहीं होता है. इनके जो वेरियस ऑफिसर मतलब इनकी कोई पर्सनल इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी नहीं होती है. यहाँ पे जो वेरियस डायरेक्टेड ऑफिस होते हैं जैसे कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है आपकी, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस, तो यहीं से क्या किया जाता है, कुछ ऑफिसर्स को इसमें डेप्यूट किए जाते हैं. ओके ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है. ओके ये किससे रिलेटेड है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से यहाँ पर रिलेटेड है. तो आई होप आपको यहाँ पे ईडी से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी. चलिए मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं. और हमारा कल का क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पर आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी. आपकी क्या स्टेटमेंट थी? एशियाटिक लॉयंस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. अब देखिए हमने यहाँ पर कहा था आपको स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. इसमें क्या लिखा है? इंडिया ओनली. तीनों स्टेटमेंट आप देखेंगे इंडिया ओनली और इंडिया ओनली लिखा है. तो यहाँ पर ये जितने वीक स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर हमें फंसना नहीं है. ओके तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है. हम बात कर रहे हैं किसकी? एशियाटिक लॉयन. इसमें आपके पास 3 एनिमल्स की बात की गई, एक एशियाटिक लायन, डबल हम्प्ड कैमल एंड 1 हॉर्न राइनोसॉर्स की बात की गई. अब उन्होंने ये कहा ये जो तीनों एनिमल है क्या सिर्फ वो इंडिया में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते? क्योंकि इसमें क्या देखिए इंडिया ओनली एंड इंडिया ओनली. तो ये क्या तीनों एनिमल आपके एशियाटिक लायंस, डबल हम्प्ड कैमल एंड 1 हॉर्न राइनोसॉर्स नेचुरली ये सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं और किसी भी कंट्री और किसी अदर प्लेस पर नहीं पाए जाते. तो इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना था. ओके तो जिन लोगों ने यहाँ पे कल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है वो लोग आज पहले इस वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है. सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है. अब देखिए चलिए हम बात करते हैं एशियाटिक लायंस की. तो ये नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है. एशियाटिक लायंस जो आपके होते हैं नेचुरली वो कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं. ओके हम बात करते हैं किसकी? डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली.
तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग होता है? क्योंकि जो डबल हम्प कैमल हैं ये चाइना में भी पाए जाते हैं आपके। ओके ये कहाँ पाया जाता है? आपके चाइना में। आप इधर देखेंगे आपको पता चलेगा डबल हम्प कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये स्टेटमेंट हमें ये बताना क्या ये सही है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि डबल हैम कैमल इज नेटिव टू गोबी डेजर्ट। ये कहाँ का है? गोबी जो हमारा डेजर्ट है वहां का है। एंड इज फाउंड इन अ वास्ट एक्सपेंशन ऑफ कोल्ड डेजर्ट एरियाज अक्रॉस मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो मेनली कोल्ड डेजर्ट होते हैं आपके, है ना, जो कोल्ड डेजर्ट एरिया होता है आपका, जैसे कि हम बात करते हैं मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड सम पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान। तो ये इन सारी कंट्रीज में भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन होता है डबल हम्प कैमल, आप इसकी पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरीके के होते हैं। ये आपका एशियाटिक लायन है और ये डबल हम्प कैमल है। ओके तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो आप देखिए आपका जो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी है ये तो यहाँ पर रॉन्ग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन हॉर्न डायनासोर्स की। तो वन हॉर्न राइनासोर्स इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वन हॉर्न राइनो है सिर्फ इंडिया में नहीं, ये कुछ पार्ट ऑफ नेपाल और भूटान में भी पाए जाते हैं। कहाँ? नेपाल एंड भूटान में भी पाए जाते हैं। इसलिए ये जो इंडिया ओनली है, इंडिया में तो पाए जाते हैं, हम ये डिनाई नहीं कर रहे कि इंडिया में नहीं पाए जाते, लेकिन सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। तो ये चीज यहाँ पर क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो आप देखेंगे द वन हॉर्न राइनासोर इज ऑल्सो फाउंड इन नेपाल एंड भूटान अपार्ट फ्रॉम इंडिया। इट इज मेनली फाउंड इन द ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट ऑफ द तराई रीजन ऑफ नदर्न इंडिया। तो यहाँ पर जो नदर्न इंडिया का तराई रीजन है वहां पर मेनली पाए जाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम इंडिया दे आर ऑल्सो फाउंड इन नेपाल एंड भूटान। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये वन हॉर्न राइनो की पिक्चर है। ओके तो यहाँ पर आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाता है। तो इससे आपका जो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाता है? यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। अब आपके पास क्या बचता है? ऑप्शन ए वन ओनली। तो इट मींस एशियाटिक लायंस आर द ओनली एनिमल दैट आर फाउंड इन इंडिया ओनली। इस स्टेटमेंट्स में से सिर्फ आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाती है? सही होती है। ओके तो आई होप आप लोगों के यहाँ पर सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे और कौन सा एनिमल कहाँ पाया जाता है ये भी हमने इसमें देख लिया। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है in India which of the following compiles information on industrial dispute, closure, retrenchment and layoff in factories employing worker। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जैसे कि आपका सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, लेबर ब्यूरो, नेशनल टेक्निकल मेन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमने इन सारी चीजों को देखा, ये आपके ऑफिसर्स हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, जो भी सिस्टम है। तो इसमें ये कहा है कि इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इनमें से कौन आपका अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है ना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है जो फैक्ट्रीज के जो एम्प्लॉय वर्कर्स हैं उनके बीच में कोई ले ऑफ होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो कौन कंपाइल करके रखता है? आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर कोई फैक्ट्री, कोई ये पर्टिकुलर XYZ कंपनी है, कोई ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है या फिर जो एम्प्लॉय वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज के, उनके बीच में कोई ले ऑफ होता है, कोई मतभेद हो जाता है ना, कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कंपाइल करके रखता है, कौन उन डिस्प्यूट्स को यहाँ पर सॉल्व करने की बात करता है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, लेबर ब्यूरो, नेशनल टेक्निकल मेन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ना आपको तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इसमें देखिए फैक्ट्रीज की भी बात की जा रही है, इसमें इंडस्ट्रीज की भी बात की जा रही है, और इसमें किसकी बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने की बात की जा रही है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट के वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर जो फर्टिगेशन है उसका एग्रीकल्चर में क्या एडवांटेजेस है ये आप लोगों को बताना। आपके पास स्टेटमेंट है कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। सेकेंड स्टेटमेंट इज एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल। थर्ड इज इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज पॉसिबल। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उनको जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल्स न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। तो इसमें से फर्टिगेशन
आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। इसमें हमें ये बताना जो फर्टिगेशन होता है तो एग्रीकल्चर में इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हमें यहाँ पर बताना है एडवांटेजेस। ओके, तो इसमें से कौन सा कोड आपका सही हो जाता है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 1 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 4 ओनली, 1 3 एंड 4 ओनली, 2 3 4 ओनली। ओके, तो आपका इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा, कौन सा गलत होगा, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा, तो कल का वीडियो देखना ना भूलें। तो आप लोग पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है कहाँ करेंगे, कॉमेंट सेक्शन में करेंगे। ओके, अब चलिए मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है, G20 39 MNCs कम टुगेदर फॉर सर्कुलर इकोनॉमिक कोलिशन। अब हमने बात करी थी किसकी, सर्कुलर इकोनॉमी की। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, हमने इसका बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, यहाँ पे एडिटोरियल में इसका आर्टिकल भी आया था। सर्कुलर इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, एक मॉडल है जिसमें हमें कि क्या करना है, टेक मेक वेस्ट, जो हमें जो भी आपका वेस्ट आपका हो जाता है तो उसको हमको रीयूज करना है, रिसाइकल करना है ना, इन सारी चीजों को, इसी को हम क्या करें, सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। इससे क्या होगा, जो आप वेस्ट का जनरेशन करते हैं तो उस वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से रीयूज करके, रिसाइकल करके, जितना ज्यादा हो सकता है जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हमारा जो हम एक सस्टेनेबल और रीजनरेटिव अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पे G20 की जो अभी मीटिंग होती है, साइडलाइंस में जितनी भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें 39 MNCs कम टुगेदर फॉर सर्कुलर इकोनॉमिक कोलिशन। तो यहाँ पर जो 39 MNCs हैं, आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो साथ में आई हैं, जिसमें उन्होंने बात करी कि हम क्या करेंगे, जो सर्कुलर इकोनॉमी है ना, उसमें यहाँ पे कॉलिशन करेंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसमें देखिए हमने सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि हमारी 5 यहाँ पे क्या है, मेन क्राइटेरिया है, प्रायोरिटीज है। क्या क्या प्रायोरिटीज थी, आप ये लोग कमेंट सेक्शन में ये हमें बताएंगे कि हमने कौन कौन से 5 सर्कुलर इकोनॉमी के जो प्रायोरिटीज एरिया थे, पॉइंट्स थे, उसको यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। ओके, मूव करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वेटिंग इन ऑन द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। अब देखिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को क्या किया गया, लेकर आया गया है। ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल क्या है, इससे हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा रिसर्च इकोसिस्टम है कंट्री का, उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ओके, इससे आपको क्लियर हुआ कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कंट्री का जो रिसर्च इकोसिस्टम है उसे हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है और ज्यादा उसे बढ़ाना है। ओके, अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो वेरियस कंट्रीज होती है, आप यूनाइटेड नेशन की बात कर लीजिए, आप साउथ कोरिया की बात कीजिए, चाइना हो गया, आपका इजराइल हो गया, सारी कंट्रीज यहाँ पे GDP का बहुत ज्यादा जो हिस्सा है किस पे यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, अपना आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमें कोई भी टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है, डेवलपमेंट करना है। इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में भी बूम देखने को मिलता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए, द बिल इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट वंस पास, इट इज टू एस्टैब्लिश एन एपेक्स बॉडी टू द स्पेयर हेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड नेचर आर रिसर्च इकोसिस्टम अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन द कंट्री। अब ये यहाँ पर क्या करेगा, एक एपेक्स बॉडी होगी, मतलब जितने भी आपकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर रिसर्च होता है आपका, तो उसके ऊपर क्या होगी, आपकी ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, जो कि क्या करेगा, जितना भी यहाँ पे फाइनेंशियल वाली जो प्रॉब्लम है और रिसर्च रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उनका देखने का काम किसका होगा, उस पर नजर रखने का काम किसका होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर होगा। साइमल्टेनियसली द बिल सीक्स टू रिपेल द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सब एक्ट 2008। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस आर्टिकल में मेनली तो एनालिसिस किया गया है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करने की जरूरत है। पहला क्या है, ये जो आपका NRF होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये यहाँ पर किसको रिपील करेगा, हमारी SERB को, SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड 2008 को ये क्या कर देगा, रिपील कर देगा। ओके, क्योंकि पहले क्या था, जैसे कि अभी जो ये काम NRF करने वाला है, ये जो डिपार्टमेंट, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहले तो आपको ये याद रखना है, इसको किसी लॉ के द्वारा बनाया गया, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो ये इसको क्या कर देगा, रिपील कर देगा। तो आप देखेंगे, द बिल सीक टू रिपील द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड अंडर विच SERB was established as a statutory body of the Department of Science and Technology to carry out almost the same and similar function which the NRF proposed to do। तो यहाँ पर सेम और सिमिलर फंक्शन ये प्रपोज करता था, जैसे कि अब हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि NRF यहाँ पर करेगा। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है
हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एक इंडिपेंडेंट फाउंडेशन होगा जो कि क्या करेगा, प्रमोट करेगा फंड रिसर्च वॉज मोटेड बाय कस्तूरी रंगन कमेटी 2019। यहाँ पर क्या होता है, 2019 में एक कमेटी होती है, आपको इस कमेटी का भी नाम याद रखना कि किसने ये चीजें प्रपोज करी थी, एनआरएफ को किसने प्रपोज किया था। तो 2019 में आपकी एक कमेटी बनती है जिसका नाम है कस्तूरी रंगन कमेटी। ओके, इन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, 2020। इसी में उन्होंने क्या इंक्लूड किया कि हमें क्या करना चाहिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक इंडिपेंडेंट फाउंडेशन यहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहिए जो क्या करेगा, प्रमोट करेगा और रिसर्च को यहाँ पर फंड करेगा। ओके, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो। दूसरा फैक्ट आपका ये यहाँ पर निकल कर आता है, पहला क्या निकल कर आया कि ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आपका जो SERB है इसको क्या कर देगा, रिपील करेगा। दूसरा यहाँ पर आपकी कमेटी का नाम आ जाता है 2019 की आपकी कस्तूरी रंगन कमेटी है, जिसने यहाँ पर क्या किया था, ये एडवाइस किया था कि हमें क्या करना चाहिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्टैब्लिश करना चाहिए। इन्होंने इस कमेटी ने ये कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, ये कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि 20,000 करोड़ रुपीस जो है यहाँ पर हर साल विदाउट एनी कैप हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। बट ये जो रिकमेंडेशन है, ये जो बिल आ रहा है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस ये किया गया है कि यहाँ पर 5 इयर्स तक गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट 50,000 करोड़ रुपए क्या करेगी, रिसर्च के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। मतलब हर साल इसमें आपका मतलब एक हर साल इसमें मतलब 5 सालों के लिए है, तो इसमें 5 साल का टोटल कितना बताएगा कि 50,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा। ओके, और इसमें से गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा, 40,000 करोड़ रुपीस। 40,000 करोड़ रुपीस इसमें गवर्नमेंट का शेयर होगा और बाकी यहाँ पे जितने भी पब्लिक और प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो टुगेदर आके इसमें क्या करेंगे, इसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये यहाँ पर सारी चीजें होगी। उसमें गवर्नमेंट का शेयर इसमें सिर्फ कितना है, हमारा 40,000 करोड़ रुपीस है। ओके, अब देखिए इसमें आप बात कर सकते हैं, इट डिड नॉट से हाउ लॉन्ग दिस ग्रांट वुड कंटिन्यू बट इट डिड नॉट दैट रिसर्च स्पेंडिंग इन द कंट्री वाज मच 0.65% ऑफ द जीडीपी कंपेयर टू, अगर हम देखिए इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सिर्फ 0.65% ऑफ जीडीपी का इंक्लूड होता है किसमें, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन में 2.8% यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है। चाइना की बात करते हैं 2.1%, इजराइल में 4.3% एंड साउथ कोरिया में 4.2%। तो आप देख सकते हैं कि जो मेजर कंट्रीज हैं, इसीलिए अगर कंट्री को यहाँ पे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है वर्ल्ड में, तो उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा से ज्यादा क्या करनी होगी, अपना जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर करना होगा। ओके, तो देखिए इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको अब सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द हॉनेस्ट नेस्ट इन द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल। यहाँ पर आपका आता है क्या, न्यू फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल आता है। इसको गवर्नमेंट मतलब कि अभी लोकसभा में इसको पास कर दिया गया है। अब इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए गए इस बिल में। इससे पहले हमारा कौन सा बिल था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, जिसको यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, मॉडिफाई करके आपका यहाँ पे नया बिल आता है जिसका नाम क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें इसको मार्च में पहले पब्लिक के सामने रखा गया था और पब्लिक ने इसके बहुत सारे, इसको आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी क्या करना पड़ा था, फेस करना पड़ा था। बट स्टिल ये जो ऑब्जेक्शन थे इनको बिना चेंज किए हुए ही क्या कर दिया गया, इसको पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है इस बिल को। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। अब इसमें क्या क्या मतलब कि ऑब्जेक्शंस क्या क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्शन ये जो फॉरेस्ट लैंड है, पहले अगर हम पहले बिल की बात करते हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, यहाँ पर क्या था, 28% गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जो एरिया है उसे फॉरेस्ट के लिए नोटिफाई किया गया था कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है वो क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। तो इसका जो रिसोर्सेस है बहुत ज्यादा हम इसको यूज नहीं कर सकते थे, है ना, वो सिर्फ जो आपका जो नॉन फॉरेस्ट पर्पस है उस पर्टिकुलर एरिया का हम यूज नहीं कर सकते थे नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए। रिसोर्सेज जो हैं उसका भी हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते थे। यहाँ पर ज्यादातर अगर कोई हमें डेवलपमेंट काम करना, जैसे ये पर्टिकुलर ये एरिया आ जाता है, ये फॉरेस्ट एरिया है, अब यहाँ पर हमें कोई मतलब कि डेवलपमेंट करना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये जो क्लियरेंस वाली प्रोसेस होती थी बहुत ज्यादा लॉन्ग चलती थी, इसमें भी प्रॉब्लम आती थी। तो इसको चेंज किया गया है, इन सारी चीजों को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम ये बताया जा रहा है कि जैसे कि हमारा जो टारगेट है कि हमें 2070 तक क्या बनना है, नेट जीरो एमिशन करना है। क्या करना है, हमारा जो नेट जीरो एमिशन है, एक तरीके से जो कार्बन सिंक है, हमें वो बनना है। बट यहाँ पर जो प्रियम्बल में दिया गया, मतलब इस बिल का जो प्रियम्बल में जो चीजें शो की गई हैं,
अगर हम अंदर की चीजों को पढ़ते हैं, मतलब प्रियम्बल आप पढ़ेंगे इस बिल का और अंदर का जो भी प्रोविजन आप उसको पढ़ेंगे, तो टोटली ये यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? अब देखिए, इसमें जो फॉरेस्ट कवरेज की जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है। इसमें उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पर एरिया को नोटिफाई किया गया है एज अ फॉरेस्ट, सिर्फ उसी को क्या माना जाएगा, फॉरेस्ट एरिया माना जाएगा। अब इससे क्या होता है, आपका यहाँ पे 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है जिसका नाम है गोदा वर्मन जजमेंट। क्या नाम है इसका? गोदा वर्मन जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमें जो मतलब कि 1980 का जो ये एक्ट है, इसमें जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है उसको क्या करना है, उसका जो एम्बिट है उसको बढ़ाना है। क्या करना है, उसका फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है उसको इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है। अब देखिए, वो एरिया जो जिसे नोटिफाई किया गया है ऐसा फॉरेस्ट, तो वो तो फॉरेस्ट रहेगा ही, ओके। उसके साथ साथ वो एरिया जो आपको ऐसा लगा, जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं, और वो एज अ सीम होता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो क्या है, एज अ फॉरेस्ट है, तो उसे भी किसके अंदर रखा जाएगा, इसके डेफिनेशन के मतलब अंदर रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मतलब डेफिनेशन इंक्रीज की गई थी 1996 का ये जजमेंट था, ये जो पर्टिकुलर अभी बिल आया है उसमें इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इसमें क्या कहा गया है इस बिल में कि सिर्फ वो एरिया जिसे गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिफाई किया है एज अ फॉरेस्ट, तो उसे ही सिर्फ क्या किया जाएगा, एज अ फॉरेस्ट डेफिनेशन में कवर किया जाएगा, ओके। सेकंड इसमें हम बात कर रहे हैं, देखिए सेकंड इसमें क्या बात की गई कि बिल एक्सक्लूड सम इंडियाज मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम as is remove the need of forest clearance for security related infrastructure up to 100 किलोमीटर of the international border। अब यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के कारण ये कहा गया है कि आप ये सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आप क्या कर सकते, जैसे कि पर्टिकुलर कोई बॉर्डर है, ये यहाँ पर हमने बॉर्डर की बात कर ली, ये मान लीजिए ये चाइना है इस साइड और इधर क्या है, इंडिया है, तो इसके 100 किलोमीटर तक गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकती है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी ऐसे जो आपके इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा सकता है 100 किलोमीटर से। तो इससे क्या होगा, जो हमारा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो रिमूव होगा। इसमें जो इंडिया के मोस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैसे कि हम बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड हिमालयन फॉरेस्ट, मीडोज, ओके, फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया इंडिया का यहाँ पर ये जो है, तो ये सारे क्या मेनली क्या है आपके फॉरेस्ट, मतलब कि इंटरनेशनल बॉर्डर में ही आप नॉर्दर्न हिमालय की बात कर लीजिए, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट एरिया वहाँ पे आपका कितना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ईजिली, आपकी जो सेंटर गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, इजिली यहाँ पर क्लियरेंस प्रोवाइड कर सकती है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकती है। इससे क्या होगा, जो इंडिया का फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो इससे यहाँ पर रिमूव हो सकता है। थर्ड इसमें क्या इस बिल में क्या एग्जेप्शन दिया गया है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे कि जू, सफारी पार्क्स, इको टूरिज्म फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए इसमें बिल में आपको एग्जेप्शन प्रोवाइड किया है कि इन सारी चीजों को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इसी के चलते ये सारी इन चीजों पर क्या किया गया था, ऑब्जेक्शन उठाया गया था, ओके। अब आप देखेंगे और नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है कि जैसे कि हमारा जो पहले 1980 वाला फॉरेस्ट बिल था उसमें क्या किया गया था, जो स्केड्यूल्ड ट्राइब और अदर जो मतलब कि इंडिविजुअल ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया था। बट ये जो आपका पर्टिकुलर अभी बिल आया है फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, इसमें इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इनका कोई भी मेंशन नहीं है और इनको एक तरीके से एक्सक्लूड कर दिया गया है। बट इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर इन्हें आप इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब अब अगर हम स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर आपके जितने भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं इन्हें हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो एक तरीके से क्या होगा, जो हम यहाँ पर ईज करना चाहते हैं डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरिया विल बी मीन दैट फॉरेस्ट पीपल इंस्टीट्यूशंस नो लॉन्गर नीड टू बी कंसल्टेड। यहाँ पर इनका जो इंस्टीट्यूशन है इन लोगों को, इनको क्या किया जाएगा, इनके साथ कंसल्टेशन नहीं किया जाएगा और आप उनका भी जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और जितने भी आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें उन्होंने ये कहा है, हम यहाँ पे कोई इक्विटी की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर हमारा जो फॉरेस्ट का जो एरिया है कवरेज है उसको बढ़ाना है, हमें यहाँ पर जो कार्बन सिंक की तरह आगे बढ़ना है, तो हमें हमारा फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज करना होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है किसकी, नेपाल का यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो लोकल कम्युनिटी क्या करती है, उसको हैंडल करती है। गवर्नमेंट तो हैंडल करती है बट साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी है वो भी हैंडल करती है, जिसके कारण उन्होंने क्या देखा, जो फॉरेस्ट कवरेज है वो 26% से कितना बढ़ चुका है, 45% यहाँ पे जस्ट 3 सालों में, इन 3 डिकेड्स में यहाँ पर क्या देखने को हमें मिलता है कि 26 से यहाँ पर कितना 45% उनका जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हो चुका है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर इंडिया को अपना नेट जीरो कार्बन कमिटमेंट को पूरा करना है, मीट करना है और फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है, तो ये इस बिल का जो बिल में चीजें दी गई हैं
जो ये फॉरेस्ट पीपल है इनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब देखिए इसमें एक लास्ट में बहुत अच्छी लाइन बोली गई है, आप इसको यहाँ पे कहीं भी कोड कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल इकोसिस्टम कैन नॉट बी कंसिडर अ लग्जरी, दे आर एब्सोल्यूट नेसेसिटी। यहाँ पर जो आपकी नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट है, वो कोई लग्जरी नहीं है ना, इसको हमें, ये हमारी क्या एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है कि हमें इनकी जरूरत है ही। अब देखिए इसमें गवर्नमेंट के क्या पॉइंट्स आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। गवर्नमेंट ने ये कहा कि एक तो सिक्योरिटी पर्पस आ जाता है, क्योंकि क्लियरेंस में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो होल्ड में चले जाते हैं। गवर्नमेंट ने पहला ये कहा, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं, जो हर्ब्स होते हैं उनका क्या होता है, वो भी इंक्लूड होते हैं किसमें, इस फॉरेस्ट एक्ट के अंदर 1980 के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो उन्हें भी क्या बताया गया, एग्जाम्प्ट किया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, उन हर्ब्स का यूज कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताई हैं कि एक तरीके, और तीसरा यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज भी बताया है। थर्ड क्या है इसमें, सिक्योरिटी पर्पस। तो ये गवर्नमेंट के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं और इस आर्टिकल में ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया था। तो आई होप आपको अब ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखिए आपका नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, द एनाटॉमी ऑफ द यमुना फ्लड प्लेन्स। यहाँ पर यमुना रिवर में इतना ज्यादा फ्लड क्यों आ रहा है, इसके बारे में बात की गई। तो इसमें देखिए ज्यादा आपको इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है इस आर्टिकल में, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। देखिए कोई भी रिवर होती है, हम यमुना रिवर की बात करते हैं, ओके, तो कोई रिवर का मतलब कि उसका एक पाथ होता कि हाँ पहले वो रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, बट धीरे धीरे क्या होने लगा, जो रिवर का जो एरिया है उसको इंक्रोच करने लगा, इंक्रोचमेंट होने लगा। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये पर्टिकुलर ये रिवर ऐसे फ्लो होती थी, तो हमने इसके आसपास क्या कर लिया, यहाँ पर रहने लगे लोग। धीरे धीरे ये जो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इस साल बारिश ज्यादा नहीं हुई, तो क्या होता है, जो रिवर का वाटर होता है उसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, वाटर लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो वाटर मान लीजिए पहले वो ऐसे फ्लो होती थी, अब वो कैसे फ्लो होने लगी, इतना फ्लो होने लगी, इतना एरिया यहाँ पर क्या हो जाता है, खाली पड़ा। तो लोगों ने इसको क्या कर लिया, इंक्रोच कर लिया। अब वो यहाँ पर भी क्या होने लगे, रहने लगे। पहला रीजन तो क्या हुआ, इंक्रोचमेंट। अब क्या होता है, जब यहाँ पर कोई भी रिवर, पहले तो ये तो सिर्फ इतने थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई हुआ, अब मान लीजिए फिर से ज्यादा बारिश हो गई और वो अपने फुल पूरे उसमें आ गई, तो वो तो अपना एरिया को कवर करेगी ही ना। तो वो यहाँ पर फ्लड नहीं आ रहा है, ऑलरेडी वो उसका पाथ ही था जहां से वो रिवर आपकी जा रही थी, तो आपने सिर्फ क्या कर लिया, उस चीज को इंक्रोच कर लिया, तो इसलिए यहाँ पर हमें लग रहा है कि वो फ्लड आ गया। दूसरा यहाँ पे सिल्टेशन होता है। सिल्टेशन कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रिवर्स होती है, बहुत सारा जो सल्ट होता है, सेडिमेंट्स होता है, अपने साथ लेकर आती है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, जमने लगता है। तो यहाँ पे जो सिल्टेशन वाला एरिया होता है, वहां से फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो अपना जो मतलब सिल्टेशन के कारण, ड्यू टू सिल्टेशन, जो अपना रिवर होती है, अपना जो पाथ होती है उसको चेंज कर लेती है, अपना कोर्स यहाँ पर चेंज कर लेती है, और जो ये एरिया होता है वहां पर खाली पड़ा रह जाता है, तो लोग यहाँ पर क्या करने लगते रहते हैं। तो एक तरीके से दूसरा रीजन ये बताया जा रहा है। तीसरा यहाँ पर जो अर्बन प्लानिंग है उसके कारण भी क्या हो रहा है, हमें ये जो फ्लड है वो देखने को मिल रहा है। तो इसमें देखिए सिर्फ यही चीजें बताई गई हैं, तो इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर यमुना रिवर फ्लड प्लेन्स के क्या क्या एनाटॉमी है उसको डिस्कस किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट में एक्सटेंड PLI स्कीम टू केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स। अब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करना चाहती है, जो PLI स्कीम है उसका जो एम्बिट है उसको इंक्रीज करना चाहती है, और उसमें जो केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स है उन्हें भी इंक्लूड करना चाहती है। अब ये PLI स्कीम क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हम PLI स्कीम के बारे में देखिए, ये क्या है, आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। इसका हमारा जो मेन मोटिव ये है, अब देखिए क्या होता है, हम बहुत सारा आइटम यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो आइटम होता है आपका इंपोर्ट करते हैं। हमारा जो इंपोर्ट है उसको कम करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कहा कि हम अपने लैंड में ही क्या करना चाहते हैं, हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहते हैं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा आत्मनिर्भर भारत बनने का जो एक तरीके से सपना है कि हमें क्या बनना है, एक आत्मनिर्भर भारत बनना है, इसलिए हमें क्या करना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इसके लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हमें पता चलता है, जैसे कि आपका एग्जांपल ले सकते हैं कोविड-19। तो कोविड-19 जब आया तो हमें ये पता चला कि हम किस कंट्री के ऊपर कितना ज्यादा रिलायंस है। कोई भी अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप देखते कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो तब वहां पर हमें पता चलता है कि हम पर्टिकुलर नेशन के ऊपर कितना ज्यादा यहाँ पर रिलाई करते हैं। तो इसी तरीके से आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चाइना के ऊपर हम बहुत ज्यादा क्या है, एक तरीके से रिलायंस है। किन किन चीजों पर, जितने भी आपके यहाँ पे जो टीवी हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, पीपी किट्स हैं, केमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, इन सारी चीजों पर हम क्या चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। बहुत सारी चीजों को हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमें जो ये हमारा इंपोर्ट है उसे कम करना है। अब कम कैसे होगा,
कम करना है, इसके लिए हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसे इंक्रीज करना होगा। और ये इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया है, एक PLI स्कीम लेकर आए हैं। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, एक एक जो पर्टिकुलर सेक्टर है जहां पर हमारा जो इंपोर्ट है कम करना है, उन चीजों को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और वहां पर जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम किया जाएगा। उन्हें हम क्या करेंगे, हम उनसे कहेंगे, मान लीजिए कि हम केमिकल, एक ये XYZ ये जो कंपनी है वो केमिकल यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, बट इतना ज्यादा नहीं करती है। तो हमने इस सेक्टर से ये कहा कि आप बहुत ज्यादा क्या करिए, केमिकल्स को यहाँ पर केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करिए। हम यहाँ पर आपके साथ क्या करेंगे, आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेंगे। आप जितना यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे आपको उतना ज्यादा यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप बात कर सकते हैं, इसीलिए आपके यहाँ पर कौन सी स्कीम आती है, PLI स्कीम आती है, 2020 में आपकी स्कीम आती है। तो आपको ये याद रखना है। तो देखिए हम इसमें अभी क्या कहा गया है कि PLI may be extended in light of large foreign investor looking to set up joint venture in India. India cannot benefit unless Indian industry partner with global companies entering India. The finance minister noted that domestic sustainability standard need to be raised to meet the global benchmark. तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, जो ग्लोबल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे जो केमिकल्स हैं और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर को भी PLI स्कीम में यहाँ पर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो आप इस स्कीम के बारे में देख सकते हैं। ये क्या आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लॉन्च किया था मार्च 2020 में, टू बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द इम्पोर्ट बर्डन। हमारा जो इम्पोर्ट बर्डन है उसको यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए PLI स्कीम आपकी लेकर आती है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव से, जिसमें मतलब आपका आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के उससे इसको रिलीज किया गया था। इसका जो एम क्या है हमने देख लिया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को हमारा क्या करना है, इंक्रीज करना है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड जॉब क्रिएशन ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। Okay, the production link incentive scheme is implemented by the concerned ministry and departments in the various sector of India. तो यहाँ पर किसके द्वारा, मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है किस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा जाता है। तो जो भी पर्टिकुलर कंसर्न यहाँ पर एरिया आ जाते हैं, हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं तो उससे कंसर्न जो मिनिस्ट्री होगी वो इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगी, है ना। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर उससे कंसर्न जो मिनिस्ट्री होगी वो उस चीज को यहाँ पर क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे PLI स्कीम सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते हैं। क्या क्या चैलेंजेस, यहाँ पे कोई कॉमन पैरामीटर सेट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़े चैलेंजेस आते हैं। टारगेट नहीं है कंपनीज को कि कितना इंसेंटिव्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। डोमेस्टिक कंपनीज रिलाइड ऑन 1 और 2 सप्लाई चेन। कुछ कंपनीज यहाँ पर क्या होती है, जो उनका सप्लाई चेन है वो किसी एक या 2 चेन पर ही क्या होती है, रिलाई करती है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर क्या होती है, हमें इसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा। अब देखिए मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी एक न्यूज और है, गिग वर्कर्स सीक मॉडल लॉ राइट एंड सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पर देखिए गिग वर्कर्स के बारे में आपने कितना ज्यादा यहाँ पर पढ़ चुका है। तो देखिए गिग वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम है, वो किसको सीक करना चाहते हैं, मॉडल लॉ राइट एंड सोशल सिक्योरिटी। तो आपको देखिए इसमें ये पॉइंट याद रखना, गिग वर्कर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें सोशल सिक्योरिटी क्या है, उनका सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न आ जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, okay, so question was, in India which one of the following compiles information on industrial dispute, closures, retrenchment and layoff of factories employing workers। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, राइट ऑप्शन इसमें से क्या होना चाहिए, इसमें इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, क्लोजर्स होते हैं, फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स के बीच में कोई यहाँ पे ले ऑफ होता है, प्रॉब्लम्स होती है, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन हो है वो कौन कंपाइल करता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन सी, लेबर ब्यूरो। जो लेबर ब्यूरो होता है सारी जो इन्फॉर्मेशन होता है इसको कंपाइल करके रखता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, लेबर ब्यूरो हैज बीन एंगेज्ड इन कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस एंड dissemination of labor statistics at all India and state level on different facets of labor since its inception in the year 1920। 1920 से जब से आपका लेबर यूनियन यहाँ पर बना है, मतलब लेबर ब्यूरो, तब से ये किसमें एंगेज है, आपका जितना भी यहाँ पे कलेक्शन है, कंपाइलेशन, एनालिसिस और जितना भी लेबर स्टैटिक्स का डेटा है वो कौन काम करता है, लेबर ब्यूरो यहाँ पर करता है। इट रिलीजेस एनुअल पब्लिकेशन टाइटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ इन इंडस्ट्रीज इन। तो आप इन इंडिया ये एक साथ इंक्लूडेड है, सॉरी। ओके, तो इसमें यहाँ पर देखिए ये आपकी एक एनुअल पब्लिकेशन यहाँ पर मतलब क्या करता है, आपका पब्लिक
पब्लिकेशन यहाँ पर है, इसका जो टाइटल है आप देख लीजिए क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ इन इंडस्ट्रीज इंडिया. इट प्रोवाइड्स स्टैटिक्स ऑन वर्क स्टॉपेज, क्लोजर रिट्रेंचमेंट एंड लॉकआउट विच इज यूजफुल इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर मेंटेनिंग कोऑर्डिनेट एंड हार्मनियस रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर. ओके, तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, लेबर ब्यूरो. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. आई होप आपको अब सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी. आज देखिए ज्यादा इतने आर्टिकल्स नहीं थे और कुछ आर्टिकल्स तो यहाँ पे रिपीटेड थे जो इसको हमने पहले भी क्या किया था, डिस्कस किया था. बट स्टिल अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट लगता है और चीजें क्लियर नहीं है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.